हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे फॉर्मूलाज के बारे में। बेसिकली ये लेक्चर नहीं है, एक फॉर्मूला बुक आपके लिए रेडी हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एटॉमिक का कोई भी न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आने वाला है उसके फॉर्मूलाज को लेकर आप रेडी हो जाएंगे, यानी कि एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो फॉर्मूला भूलने के वजह से छूटता है। सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में वो आता है रदरफोर्ड के मॉडल में। जब बोला यह गया कि न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, तो उस समय बात यह हुआ कि ये रिवॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि mv स्क्वायर डिवाइड बाय r विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स that will be equal to k q1 q2 divided by r square which is electrostatic force of attraction where this r is radius जिसमें वो जिस सर्कल में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है। m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r हो गया ये वाला रेडियस, q1 हो गया इस न्यूक्लियस पे नेट चार्ज कितना है, q2 हो गया इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और r फिर से यही वाला वैल्यू है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेगा। अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर, एटम या आयन का एटॉमिक नंबर है z, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा z इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो क्लियर है, वो तो ई ही है, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज ई। तो यहां पे अगर पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू k ZE मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइड बाय R स्क्वायर। ZE हो गया प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज की जगह लिख दिए E, तो ये इक्वेशन निकल के आया mv स्क्वायर डिवाइड बाय R इज इक्वल्स टू KZE स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन आप लोग याद रखेंगे, रदरफोर्ड के मॉडल से निकल के आया था। अब चक्कर ये था कि ये एक इक्वेशन था, इसमें अननोन दो था, वेलोसिटी और रेडियस, और इसीलिए सॉल्व नहीं हो पाया। तो जब बोर्स मॉडल आया, आगे बढ़ते हैं, जब बोर्स मॉडल आया तो बोर्स मॉडल में एक और इक्वेशन बोला गया एंड दैट इक्वेशन वाज mvr इज इक्वल्स टू nh डिवाइड बाय 2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इस इलेक्ट्रॉन का जब वो घूम रहा होता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में, और दैट एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। ठीक है, सारे टर्म्स का मतलब बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक नया टर्म वहां पे आप लोगों को दिख रहा है n का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन किस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो nth स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है। अब ये एक इक्वेशन है जिसमें कि वेलोसिटी और रेडियस है, और ये एक इक्वेशन है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद बोर्स मॉडल में वेलोसिटी और रेडियस का वैल्यू निकल करके आया। वेलोसिटी का वैल्यू निकल के आया 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड, और रेडियस का वैल्यू निकल के आया 0.529 इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय z एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब क्या हो गया, 10 टू द पावर -10 मीटर्स। अब ये वाला इक्वेशन जिस इक्वेशन से वेलोसिटी निकलता है और ये वाला इक्वेशन जिस इक्वेशन से रेडियस निकल के आ रहा है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से आएगा। इससे फ्रीक्वेंटली एग्जाम में सवाल पूछता है, क्या करेगा, आपको किसी एटम या आयन दे देगा यहाँ पे। अब बोर्स मॉडल में क्या होता है ना कि ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, सिर्फ एक। तो अगर मान लो क्वेश्चन में हाइड्रोजन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग Z के जगह पुट करेंगे 1। अगर He प्लस दिया है, देखो सिर्फ He अगर लिखा रहेगा तो बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज वहां 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। He प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो He प्लस अगर लिखा हुआ है तो Z का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 2, यानी कि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। सिमिलरली अगर Li 2 प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वैसे केस में Z के जगह 3 पुट करेंगे। Be 3 प्लस अगर दिया हुआ है तो Z के जगह आप पुट करेंगे 4 एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई एटम या आयन दे देगा जो Z का वैल्यू आप पुट कर देंगे, nth स्टेशनरी ऑर्बिट देगा, और वेलोसिटी या रेडियस निकालने के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोर्स मॉडल में ही जब वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, तो एक दो और छोटा छोटा टर्म निकल करके आता है। जैसे एक टर्म होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब एक पूरे रिवॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है पूरा घूमने में। तो उस रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, दैट इज 2 पाई r, व्हिच इज सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल ऑफ दैट ऑर्बिट, और डिवाइड बाय वेलोसिटी v। अब r का वैल्यू जस्ट हम लोग अभी निकाल चुके हैं, v का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। वो दोनों वैल्यूज को उस टाइम पीरियड वाले में अगर पुट करेंगे तो ये टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी निकल करके आता है, विच इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड।
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्यूशंस को कंप्लीट करेगा, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी दो जगह पे आता है। पहला फ्रीक्वेंसी ये वाला केस है जहां पे कि हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना रिवॉल्यूशंस करेगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है। बट दूसरे जगह आता है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं वेव के फ्रीक्वेंसी का, यानी कि एक सेकेंड में वो कितने साइकिल को कवर करेगा, वो फ्रीक्वेंसी काफी फ्रीक्वेंटली यूज है। अभी हम लोग उस पर आने वाले हैं, बट कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये उस वेव वाले फ्रीक्वेंसी से अलग है। ये वाला फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन जो यहां प्रेजेंट है वो कितना बार इसमें घुमा है, ठीक है, उसको बोलेंगे यहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड एंड एफ इज फ्रीक्वेंसी। बाकी सारा मतलब आप लोग को पता है प्रॉपर्टीज का, वैल्यूज का। अब यहां पे आता है वैल्यू एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर घूम रहा है उसका एनर्जी, तो ध्यान देना, जैसे एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, के प्लस वी, लेट्स राइट इट एज लाइक पी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें एक इक्वेशन याद रखना है कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। ये दोनों चीज इस पे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली सवाल पूछता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछ देगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे, रेशियो निकल के आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वेयर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी का जो वैल्यू होता है, दिस वैल्यू इज माइनस 13.6 Z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इस स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, कोई भी एक स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होता है इट इज गिवन बाय माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अगेन Z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज nth स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है इज इक्वल टू माइनस E, यानी कि जो भी टोटल एनर्जी होगा उसमें एक माइनस साइन लगा देना, तो हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी, कि भाई इसको कितना और एनर्जी दिया जाए ताकि नेट एनर्जी जीरो हो जाए। तो भाई जितना इसका वैल्यू है उतना ही ओवरऑल वैल्यू विथ अ नेगेटिव साइन, या तो नेगेटिव पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, तो यहां पे IE का वैल्यू, ये एनर्जी नेगेटिव है तो ध्यान रखना यहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उतना एनर्जी देंगे तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फिर यहां पे एक चीज आता है कि अगर एक हायर एनर्जी लेवल है N और उससे एक लोअर एनर्जी लेवल, मान लीजिए यहां पे N2 है और इससे N1 लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है, तो वैसे केस में जो एनर्जी लॉस होता है, जो एनर्जी डिक्रीज करता है, उतना ही एनर्जी के बराबर यहां से एक फोटोन निकल जाता है, यहां से एक फोटोन निकल जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं फोटोन का यानी कि रेडिएशन का, यहां पे तुरंत एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी निकल करके आता है कि एनर्जी जो होता है फोटोन का इट इज गिवन बाय h इंटू न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब इस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में ये कितना साइकिल को कवर कर रहा है उसको बोलते हैं उसका फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू hc डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। c यहां पर क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा है वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि एक पूरा साइकिल जब ये वेव कवर करता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दैट इज कॉल्ड, इनफैक्ट अगर हम लोग बोले कि एक पूरे साइकिल में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। h जो है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी आप लोगों को ध्यान रखना है। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। और एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन इट कैन बी रिटन एज h न्यू, इफ वेवलेंथ इज गिवन इट कैन बी रिटन एज hc डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। तो जब N2 से N1 पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ऑब्वियसली एक फोटोन निकालता है, और वो फोटोन का वेवलेंथ कितना होता है, दैट वेवलेंथ इज गिवन बाय 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू RH इंटू Z स्क्वायर 1 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, दिस RH इज कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट, और इसका वैल्यू जो होता है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये इस वैल्यू होता है रिडबर्ग कांस्टेंट का। तो दिस ऑल अबाउट बोर्स मॉडल, ठीक है। यहां से शुरू होता है बोर्स मॉडल, वेलोसिटी और रेडियस के कैलकुलेशन से इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में,
और फिर यहां पर कंटिन्यूड है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, तो एनर्जी का वैल्यू देते हैं हम लोग -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, यूज दिस इक्वेशन दैट टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगा, और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2। इसको भी आप यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि कितना एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज होने में। आयोनाइज होने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर जाए, इंफिनिटी तक एक्साइट हो जाए, दैट इज इक्वल टू, भाई आप इतना एनर्जी तो उस इलेक्ट्रॉन का है, उसमें आप कितना एनर्जी और दे दोगे क्या कि नेट एनर्जी क्या हो जाए, जीरो। तो जितना ही नेगेटिव वैल्यू उतना ही पॉजिटिव वैल्यू, तो नेट वैल्यू जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, यहां पे एक बात नोट करने वाला है आप लोगों को, और वो बात ये है कि अगर क्वेश्चन में n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि किस एनर्जी लेवल पे ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और आपसे पूछ रहा है कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बताओ, ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन के लिए, आयोनाइजेशन एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए बाय डिफॉल्ट हम लोग n इक्वल टू 1 को अज्यूम कर लेंगे बाय डिफॉल्ट। ये समझ में आ रहा है कि अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1, और वहां से n इक्वल टू 1 पुट के हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग वो सारा फॉर्मूला देख लिए जो कि बोर्स मॉडल में आता है। बोर्स मॉडल से एक सवाल बनता है, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ निकल करके आता है। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जंप करता है तो उसमें जो फोटोन निकल रहा है उसका वेवलेंथ कितना, वो हम निकालते हैं। वेवलेंथ निकाले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, बिकॉज hc/λ एंड h न्यू दे आर इक्वल टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद जैसे मान लो कि कोई फोटोन है तो उसका एनर्जी कितना होता है तो हम लोग निकाल लिए। पूरा का पूरा रेडिएशन का एनर्जी निकालना है, तो पूरा का पूरा रेडिएशन का एनर्जी क्या होगा, हर एक फोटोन का एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसको हम लोग, ER का मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन विल बी इक्वल टू N इंटू EP, ठीक है। ये है एनर्जी किसका, एनर्जी रेडिएशन का, पूरा का पूरा रेडिएशन का एनर्जी। ये EP क्या है, एनर्जी एक फोटोन का, ठीक है। और ये N क्या है बाबू, ये N है नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। अब इसी को आप ओवरऑल अगर देखो तो अगर आप T से डिवाइड कर दो, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो ER डिवाइड बाय T विल बी इक्वल टू N डिवाइड बाय T मल्टीप्लाइड बाय EP। ये ER बाय T यानी कि एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम, दिस इज कॉल्ड पावर। जो हम लोग देखते हैं ना किसी बल्ब में लिखा रहता है इतना वॉट का है, दैट इज पावर। ये N बाय T इज कॉल्ड इंटेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। EP वही है, हर एक फोटॉन का एनर्जी। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाना है सो बेसिकली यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे एक उसमें आता है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके पास सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता है, सिर्फ मास की वजह से उसका बिहेवियर नहीं होता है, उसके पास वेव नेचर भी होता है, उसके पास वेवलेंथ भी होता है, ठीक है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में तो इस तरीके से नहीं घूमता है, बल्कि वो वेव के जैसा घूमता है, ऐसे करके घूम रहा होता है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन के अनुसार उस इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ दिया गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv के फॉर्म में। इस इक्वेशन पे भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है, दिस लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल which shows wave nature also. Lambda h is वही Planck's constant, m is mass of electron and v is the velocity with which it is revolving around the nucleus. इसी इक्वेशन को दो और फॉर्म में हम लोग याद करते हैं, lambda is equals to h डिवाइड बाय रूट अंडर 2m ke। जैसे ऊपर है ये वेलोसिटी के टर्म्स में, तो यहां पर हो गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। और एक फॉर्म इसका रहता है lambda is equals to h डिवाइड बाय रूट अंडर 2m q इंटू v। काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर दिए एज चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा कन्वर्जन ध्यान में रखना है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ये वाला बात, कि कई जगह पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी दिया रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, कई जगह दिया रहता है जूल्स में, ठीक है। बहुत बेसिक सा कन्वर्जन है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये E का वैल्यू क्या होता है अभी आप लोगों को बताया, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे,
1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय x, ये x तो रहेगा ही। अब ये e का ये वाला वैल्यू जब आप पुट किए तो वो क्या बन गया, कूलम इंटू वोल्ट्स, कूलम वोल्ट, ये इसका यूनिट है, समझ रहे हैं। ये e का वैल्यू जो आप पुट करोगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम, और ये वोल्ट्स तो पहले से ही C इंटू V। नाउ कूलम इंटू वोल्ट, दीज आर SI यूनिट्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा जूल, तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय x जूल्स। तो बहुत बेसिक सा कन्वर्जन ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी कोई भी एक वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया है और आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डू नथिंग, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो वो वैल्यू निकल करके आ जाएगा जूल में, ठीक है। तो ये था डी ब्रोगली इक्वेशन। अब आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। इसका इक्वेशन होता है डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई, जिसमें ये डेल्टा एक्स होता है एरर और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या उसका पोजीशन है, उसमें क्या गलती हुआ है हम लोगों को कैलकुलेशन में। दिस डेल्टा पी इज अगेन एरर और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या वो इलेक्ट्रॉन है या वो कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसके मोमेंटम में क्या मिस्टेक हुआ हम लोग से, एंड दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। वो तो कांस्टेंट टर्म्स है, h का वैल्यू आप लोगों को पता ही, पाई का वैल्यू भी पता है। अब अगर क्वेश्चन जब हम लोग से पूछता है तो वैसे केस में ग्रेटर देन इक्वल टू तो होता है, बट हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग आइडियल केस मानते हैं, और आइडियल केस वाले केस में ग्रेटर देन का साइन हट जाता है, और जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h बाय 4 पाई, यानी कि ये तो मिनिमम गलती हुआ ना। कह रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कि गलती जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए, गलती का प्रोडक्ट। तो यहां पे हम h इक्वल्स टू 4 पाई लिख रहे हैं, अज्यूमिंग आइडियल केस, अज्यूमिंग आइडियल केस। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन किया तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे आइडियल केस है, और वहां से ये निकल के आएगा। अच्छा, ये मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो अगर उसको उस टर्म्स में हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय ये m इंटू डेल्टा वी, तो m को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m, ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन ध्यान रखेंगे, जेई में मेन और नीट के लेवल पे इन दोनों से सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आगे एडवांस का बात करेंगे तो एडवांस में फिर अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ भी आएगा, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय mv है। इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करने पे आएगा d लैम्डा बाय dv इज इक्वल्स टू माइनस h बाय mv स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन आएगा। और क्योंकि जो अनसर्टेनिटी हम लोग पढ़ रहे होते हैं इसमें जो भी एरर है उसका सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, डायरेक्शन का बात नहीं करते। तो जैसे ही इसको हम लोग अनसर्टेनिटी में एक्सप्रेस करेंगे, वेवलेंथ और वेलोसिटी के अनसर्टेनिटी में, ये माइनस हट जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आएगा, डेल्टा लैम्डा विच इज अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, ऑब्वियसली ओनली मैग्नीट्यूड विल बी कंसिडर्ड, डिवाइड बाय डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इक्वल टू h बाय mv स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आप लोगों को कि नेगेटिव चार्ज क्यों हटाएं, क्योंकि जब भी हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का बात कर रहे होते हैं तो ये डेल्टा एक्स या डेल्टा पी जो भी वैल्यू है, इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, ठीक है। ये हम लोग को मतलब नहीं है कि कितना था उससे ज्यादा निकल के आया या कम निकल के आया। तो अगर मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन को हटाएंगे, और यहां से एक नया अनसर्टेनिटी निकल करके आया विच इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ, ठीक है। आगे बढ़ते, जब हम लोग क्वांटम मॉडल का बात कर रहे होते हैं तो उस समय एक सिंबल आता है साई, दिस साई इज कॉल्ड वेव फंक्शन, जिसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन साई स्क्वायर अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, साई स्क्वायर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जब प्रेजेंट होता है तो वैसे केस में दो टर्म आता है, एक टर्म होता है नोड और एक टर्म होता है ऑर्बिटल, नोड एंड ऑर्बिटल। नोड हम लोग कहते हैं उस रीजन में जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, यानी कि साई का वैल्यू हो जाता है जीरो,
और ऑर्बिटल है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होता है, यानी कि साई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है मैक्सिमम। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और नोड में इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ठीक है, क्वांटम मॉडल में आता है 3 क्वांटम नंबर, श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से निकल करके आता है 3 क्वांटम नंबर। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू जो होता है n का वो 1 2 3 ये ऐसे पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होता है, वो बताता है कि शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन यू हैव L विच इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर। L का वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक वेरी करता है। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो किस सबशेल में प्रेजेंट है। अगर L का वैल्यू 0 है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन S सबशेल में प्रेजेंट है। अगर L का वैल्यू 1 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन P सबशेल में प्रेजेंट है। L का वैल्यू 2 है तो D सबशेल में प्रेजेंट है, एंड सो ऑन। ये दूसरा क्वांटम नंबर है। तीसरा क्वांटम नंबर आता है M। M इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर M का वैल्यू वेरी करता है -L से लेकर के +L तक, यानी कि अगर S सबशेल का बात कर रहे हैं हम लोग जहां पे कि L का वैल्यू 0 होता है तो वहां M का वैल्यू भी 0 हो जाता है। अगर हम लोग बात करें P सबशेल का तो जहां पे L का वैल्यू 1 होता है तो वहां पे M का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 0 +1। अगर हम लोग बात कर रहे हैं D सबशेल का जहां पे कि L का वैल्यू 2 होता है तो M का वैल्यू विल वेरी फ्रॉम -2 -1 0 +1 एंड +2, ये सब वैल्यूज रहेगा। तो आपको कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि ये M का जो अलग अलग वैल्यू है क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सबशेल, उस सबशेल में कितना ऑर्बिटल प्रेजेंट है इस चीज को इंडिकेट करता है। तो हर एक सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना दिख रहा है आप लोगों को, हर एक सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 12 + 1 के फॉर्म का, ये भी ध्यान रखना है 12 + 1 के फॉर्म का है। यहां पे L की जगह 0 पुट करो 1 ही आएगा, यानी कि एक ही वैल्यू है। यहां पे L की जगह 1 पुट करो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 वैल्यूज है। यहां पे L की जगह 2 पुट करो तो 5 आ जाएगा, यहां पे देखिए 5 वैल्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को दिखाता है। फिर ये तो हो गया सबशेल के ऊपर। अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ईच शेल, हर एक शेल में, दैट विल बी इक्वल टू n², यानी कि पहले शेल में ऑर्बिटल कितना होगा 1, दूसरे शेल में 4, तीसरे शेल में 9, चौथे में 16 एंड सो ऑन, ये सारा वैल्यूज होगा। ठीक है, ये 3 क्वांटम नंबर आता है श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से। एक चौथा क्वांटम नंबर है विच इज स्पिन क्वांटम नंबर गिवन बाय ms, ये हाफ या फिर -½ होता है। और ये आप लोग को बताता है कि भाई अपना जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ, सिर्फ वो रिवॉल्व ही नहीं कर रहा है, वो अपने ऑर्बिट में रोटेट भी कर रहा है। तो जब वो रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, उसके अनुसार उसके पास 2 स्पिन क्वांटम नंबर है, +½ एंड -½ दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इन ईच ऑर्बिटल there can have a maximum of 2 electrons, one with a positive spin and one with negative spin that differs in spin quantum number। ठीक है, ये ms हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। देन यू हैव s का मतलब होता है टोटल स्पिन। टोटल स्पिन, किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन सबके स्पिन क्वांटम नंबर्स को आप ऐड कर दो, जो वैल्यू निकल के आएगा वो है s, टोटल स्पिन। और यहां पे एक वैल्यू आता है, एक टर्म आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका वैल्यू होता है 2s + 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू क्या निकल के आता है 2s + 1। ठीक है, एक और बात है जो यहां पे हमको मेंशन करना था एजिमुथल क्वांटम नंबर में, कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो L होता है किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वहां पे एक टर्म निकल करके आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है ये L पर डिपेंडेंट होता है और इसका वैल्यू होता है √L इंटू L + 1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π, मल्टीप्लाइड बाय h/2π। ये वैल्यू होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। यानी कि S सबशेल का बात करो तो L की जगह 0 पुट कर दो, P का वैल्यू बात करो L की जगह 1 पुट कर दो, D का वैल्यू बात करो तो L की जगह 2 पुट कर दो एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारा वैल्यूज हो गया। अब हम लोग बात की थे नोड का। तो देखो नोड्स जो होता है
जहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है, यानी कि साई का वैल्यू, वेव फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। दो तरह का नोड होता है, एक नोड होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड, इसी को हम लोग स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग स्फेरिकल नोड्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ऐसा स्फेरिकल सरफेस होता है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 होता है पूरे सरफेस में, ठीक है। एंड दिस इज गिवन बाय n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन। दूसरा तरह का नोड जो है वो होता है एंगुलर नोड, नोड्स या फिर प्लेनर नोड्स, एंगुलर नोड्स या प्लेनर नोड्स, और इसका वैल्यू होता है L। ये होता क्या है, तो पूरे एटम के सेंटर से गुजरता हुआ ऐसा कितना प्लेन होगा, प्लेनर सरफेस, जिस पूरे प्लेनर सरफेस में इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा, यानी कि साई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये आपको बताता है कितना स्फेरिकल सरफेस है जहां पे कि साई का वैल्यू 0, यहां बोला कितना प्लेन्स है जहां पे साई का वैल्यू 0 है। तो बाबू टोटल नोड्स कितना हो जाएगा, जो एग्जाम में पूछता है, टोटल नोड्स दोनों का आप जोड़ दोगे, द वैल्यू विल कम आउट टू बी n माइनस वन। ये है कि कितना नोड्स में निकल करके आएगा टोटल, ठीक है। देन देयर कम्स अ टर्म विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बेसिक सा फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट का, इसको इंडिकेट करते हैं ऐसे म्यू से। इट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस टू, बाहर में bm लिखते हैं, bm इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बोर मैग्नेटॉन, वो उसका यूनिट है। और बाबू ये जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं, कंफ्यूजन में नहीं रहना, दिस n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि किसी भी एटम या आयन में जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके अनुसार यहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे तो वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट निकल करके आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो उसमें सबसे पहले निकल करके आता है ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल में कहा जाता है कि जब आप किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को भरते, इलेक्ट्रॉन को फिल करते, तो दे आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल। अब बोलेंगे सर हम लोग पता कैसे चलेगा कौन कम एनर्जी है कौन ज्यादा एनर्जी का है, तो यहां पे दो पॉइंट रहेगा। पहला पॉइंट है किसी भी सबशेल का एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल, यानी उस सबशेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का आप सम निकाल लो, जो जिसका सम छोटा आएगा उसका एनर्जी कम होगा, जिसका सम ज्यादा आएगा उसका एनर्जी उस सबशेल का ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग तब चेक करते हैं जब किसी दो सबशेल का n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए। अगर n प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाता है तो इन दैट केस एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू n। ये n हम लोग कब देखते हैं, ये n हम लोग तब देखते हैं जब n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया। यहां पे देखिए ऐसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ध्यान देना ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही सरिया दिए हैं। जैसे यहां पे 1s में अगर n प्लस एल निकालोगे तो 1 निकल के आएगा, बिकॉज s के लिए l का वैल्यू 0 होता है। 2s में वैल्यू 2 आएगा तो ऑब्वियसली एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाएगा। इन दोनों में फिर यहां पे n प्लस एल का वैल्यू 2 आ रहा है, यहां पे n प्लस एल का वैल्यू 3 आएगा, ऐसा हो गया। अब यहां देखिए इस 2p में n प्लस एल का वैल्यू आएगा 3, 2 प्लस p के लिए l का वैल्यू है 1, और इस 3s में भी n प्लस एल का वैल्यू आएगा 3। तो जब दोनों में n प्लस एल का वैल्यू सेम हो गया तो ये वाला वैल्यू सेम हो गया। तो अब हम लोग चेक करेंगे n का वैल्यू, और n के वैल्यू के हिसाब से मेरे को दिख रहा है 2 का वैल्यू कम है, यानी कि इसका एनर्जी भी कम होगा। तो अगर n प्लस एल सेम हो गया तो फिर ये वाला काम करेंगे। उसी तरीके से आप बाकी सबका भी निकालेंगे, एंड दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड यानी कि जब तक ये नीचे सबशेल पूरा नहीं भर जाएगा तब तक ऊपर वाले में आप भरना शुरू नहीं करेंगे। बट इस ऑर्डर में दो एक्सेप्शन आता है हम लोग के सिलेबस में, दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है क्रोमियम का और दूसरा एक्सेप्शन है कॉपर का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। तो जब आप क्रोमियम को भर रहे होंगे ना तो यहां तक सब कुछ सही जाएगा, यहां तक। यहां पे देखिए कितना हो गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2s2 2p6 3s2 3p6। जब इतना तक आप भर लोगे ना तो आपको दिखेगा कि कुल आप 18 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब हिसाब से भरा जाना चाहिए था 4s2 एंड 3d4, बट ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d5। अब ये एक्सेप्शन क्यों होता है, क्योंकि 3d5 में
आप सोचो, तो 5 ऑर्बिटल है 3D के सबशेल में, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तो हाफ फील्ड स्टेट हो जाएगा जो कि स्टेबल होता है। तो उस हाफ फील्ड के स्टेबिलिटी की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के यहां भेज दिए, यानी कि ये पूरा भरे बिना यहां पर चला गया और ये अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट किया। ये कॉन्फ़िगरेशन है किसका? ये कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? ऐसे ही आप लिखोगे, सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि ये 4s1 ये भी ऐसे ही रहेगा, बस ये 3d5 के जगह हो जाएगा 3d10, ये कॉपर का हो गया। अब आप बोलेंगे सर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन के 3d10 क्यों किया? बिकॉज 3d10 मतलब हो गया वो पूरा 3d का सबशेल फुल फील्ड है, पूरा भरा हुआ है, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों ही स्टेट नॉर्मल स्टेट से ज्यादा स्टेबल होता है। सो दैट्स इट, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ऑलमोस्ट सारा फॉर्मूला इस वीडियो में कवर हो गया है। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक जाकर के देख लो डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई फॉर्मूला छूट गया एटॉमिक स्ट्रक्चर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ हमको, ताकि पता चल जाए क्या चीज छूटा है। कई बार पढ़ाने में निकल जाता है दिमाग में, और उस वजह से बाकी बच्चों का भी रिवीजन हो जाएगा। और वीडियो बहुत जल्दी बनाया गया है सो दैट कि बहुत कम समय में आपका पूरा फॉर्मूलाज का रिवीजन हो जाए, और वो फॉर्मूला में जो भी टर्म है उसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो उसको समझाने के लिए भी जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल बात हमको बोलना था वो सब इस वीडियो में बता दिए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगले रिवीजन वीडियो में। गुड लक।